क्लास बीएससी सेकेंड ईयर और बीएससी बीएड थर्ड ईयर के लिए हमारा कॉमन टॉपिक चल रहा है एल्कोहल, जिसके पार्ट नंबर 18 की हम बात कर रहे हैं। और हमने इससे पहली क्लास के अंदर ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल कर लिया। ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल बनाने की विधियाँ की। ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल क्या होता है? जब किसी हाइड्रोकार्बन के साथ 3 OH ग्रुप जुड़े होते हैं तो उसको ट्राईहाइड्रिक बोला जाता है। और हमने CH2 के साथ OH और OH और CH2OH, इसको हमने नाम दिया था ग्लिसरॉल, जो क्या है? एक ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल है। क्या है? ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल है। और ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल की रासायनिक अभिक्रियाओं की बात कर रहे हैं। ये ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल 9 टाइप की रासायनिक अभिक्रियाएं शो करते हैं। और ये 9 टाइप की रिएक्शन करने के पश्चात हमारा एल्कोहल वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि हमने मोनोहाइड्रिक किया पहले, फिर डाईहाइड्रिक और फिर ट्राईहाइड्रिक। और ट्राईहाइड्रिक की रासायनिक अभिक्रियाएं बची हैं, जिसमें सबसे पहली आती है सोडियम के साथ अभिक्रिया। तो चाहे हम मोनोहाइड्रिक एल्कोहल करें, चाहे हम डाईहाइड्रिक एल्कोहल करें, चाहे हम ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल करें, सबके साथ हमने सोडियम की अभिक्रिया करवाई। और सोडियम धातु क्या करता है? H पॉजिटिव को या हाइड्रोजन को बाहर निकालता है। तो हम क्या करवाएंगे? यहाँ पर Na के साथ अभिक्रिया करवाएंगे। तो इस CH2 के साथ O है, O और इसके साथ Na जुड़ जाएगा, और जो हाइड्रोजन है वो -12 H2O के रूप में बाहर निकल जाएगी। और CHOH और CH2OH। अगर एक सोडियम का मॉलिक्यूल जुड़ा है तो इसको मोनोसोडियम लवण नाम दे देंगे। तो क्या बन जाएगा? मोनोसोडियम लवण। यानी कि हम जब एल्कोहल की मेटल के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमेशा ही लवण का निर्माण होता है। फिर हम वापस क्या करवाएंगे? Na के साथ फिर रिएक्शन करवाएंगे। यहाँ से हाफ H2O बाहर निकलेगी और CH2ONA इस पर पॉजिटिव और इस पर नेगेटिव। CHOH को वैसे की वैसे लिख देंगे, और CH2O इसके साथ Na जुड़ जाएगा पॉजिटिव और नेगेटिव की फॉर्म में, और इसको बोलेंगे डाइसोडियम लवण। तो इस प्रकार हमने ग्लिसरॉल की जब सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो हमें मोनोसोडियम लवण व डाइसोडियम लवण प्राप्त होते हैं। इसके साथ ही ये रिएक्शन कंप्लीट होती है। उसके बाद में हाइड्रोजन हैलाइडों के साथ अभिक्रिया। तो पहले हम हाइड्रोजन हैलाइड के साथ अभिक्रिया करवाएंगे, फिर फास्फोरस हैलाइडों के साथ करवाएंगे। हाइड्रोजन हैलाइड कौन सा लेंगे? HCl लेंगे और HI, इनके साथ अभिक्रिया करवाएंगे। तो सबसे पहले CH2OH और CHOH और CH2OH ये ले लिया, और एक HCl मॉलिक्यूल के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो CH2 और यहाँ से OH और ये H2O के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो CH2Cl और CHOH और CH2OH। यहाँ 2 समावे भी बना सकते हैं हम CH2OH। अब सेकंड नंबर कार्बन के साथ Cl जोड़ेंगे और CH2OH। तो इसको बोलेंगे मोनोक्लोरोहाइड्रीन। क्या बोलेंगे? मोनोक्लोरोहाइड्रीन। तो पहले कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है तो अल्फा मोनोक्लोरोहाइड्रीन, दूसरे के साथ जुड़ा है तो बीटा क्लोरोहाइड्रीन, यानी कि अल्फा बीटा क्लोरोहाइड्रीन प्राप्त हो जाएंगे। अल्फा बीटा मोनोक्लोरोहाइड्रीन प्राप्त हो जाएंगे अगर हम HCl के साथ अभिक्रिया करवाते हैं। फिर हम इसकी एक HCl का मॉलिक्यूल और लेंगे, उसके साथ रिएक्शन करवाएंगे
तो अब सेकंड वाला जुड़ जाएगा, तो CH2Cl और ये CHOH आ जाएगा और CH2 एक Cl यहाँ जुड़ जाएगा और दूसरा समापी बनेगा, उसमें पहले कार्बन के साथ Cl जोड़ देंगे और CH सेकंड के साथ I और थर्ड CH2OH की फॉर्म में आ जाएगा। तो इस तरीके से हम डाइक्लोरोहाइड्रीन का निर्माण कर सकते हैं। तो ये दोनों समापी बने हैं, ये दोनों क्या हैं, डाइक्लोरोहाइड्रीन है। क्या है, डाइक्लोरोहाइड्रीन। तो इस तरीके से हम हाइड्रोजन हैलाइड के अंदर HCl की विक्रिया करवा सकते हैं ग्लिसरॉल के साथ। ग्लिसरॉल के साथ हाइड्रोजन हैलाइड की अभिक्रिया करवा रहे हैं, जिसके अंदर हमने पहले HCl को लिया, HCl के साथ अभिक्रिया करवाई, मोनोक्लोरोहाइड्रीन प्राप्त हो गया। फिर HCl का एक मॉलिक्यूल लेकर के रिएक्शन करवाई तो डाइक्लोरोहाइड्रीन प्राप्त हो गया। फिर उसके पश्चात ग्लिसरॉल की दूसरा हाइड्रोजन हैलाइड लेंगे और दूसरा जो हाइड्रोजन हैलाइड है वो कौन सा है, HI। कौन सा है, HI। तो ये क्या ले लिया, ग्लिसरॉल ले लिया और ग्लिसरॉल की HI के साथ अभिक्रिया करवाएंगे और HI के साथ जब विक्रिया करवाते हैं तो यहाँ पर 3HI लेंगे, तो यहाँ पे 3H और 3OH 3H2O के रूप में बाहर निकल जाएंगे और सभी कार्बन के साथ I जुड़ जाएगा और इसको बोलेंगे 1 2 3 ट्राई आइडो एल्केन। 1 2 3 ट्राई आइडो, 3 कार्बन है इसलिए प्रोपेन बोल सकते हैं। यहाँ से I2 बाहर निकालेंगे, ये I2 बाहर निकाल देते हैं तो CH2 डबल बॉन्ड CH2I बच जाएगा। और जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ सिंगल बॉन्ड के साथ कुछ जुड़ा होता है तो उसको एलाइल बोला जाता है या एलिल बोल सकते हैं हिंदी के अंदर, और इंग्लिश में एलाइल बोलते हैं। और आयोडाइड है इसलिए एलिल आयोडाइड का निर्माण हो जाएगा, एलिल आयोडाइड का निर्माण हो जाएगा। तो हमने हाइड्रोजन हैलाइड के अंदर HCl ले लिया, HI ले ली, HCl के साथ विक्रिया करवा रहे हैं तो पहले मोनोक्लोरोहाइड्रीन के 2 समापी बन रहे हैं, एक HCl का मॉलिक्यूल और ले रहे हैं तो डाइक्लोरोहाइड्रीन के रूप में 2 समापी प्राप्त होते हैं। फिर ग्लिसरॉल की HI के साथ विक्रिया करवाते हैं तो 1 2 3 ट्राईहाइड्रोप्रोपेन प्राप्त होता है। यहाँ से I2 बाहर निकल जाती है तो हमें प्राप्त होता है एलिल आयोडाइड, एलिल आयोडाइड का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार हमने क्या की, HI के साथ या HCl के साथ विक्रिया करवा ली, या फिर अपने ऐसे कह सकते हैं कि हमने हाइड्रोजन हैलाइड के साथ विक्रिया करवा दी, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ विक्रिया करवा दी। अब हम फास्फोरस हैलाइड की बात करते हैं, किसकी, फास्फोरस हैलाइड की। और फास्फोरस हैलाइड के अंदर PCl5 की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, PCl5 की बात कर रहे हैं। तो PCl5 की रिएक्शन करवाएंगे ग्लिसरॉल के साथ, CH2OH CHOH और CH2OH, इसकी PCl5 के साथ विक्रिया करवाएंगे। अभिक्रिया करवाने पर ये तीनों OH बाहर निकल जाएंगे और CH2 के साथ I जुड़ जाएगा और CH के साथ I जुड़ जाएगा और CH2 के साथ I जुड़ जाएगा, सॉरी Cl जुड़ जाएगा। PCl5 के साथ करवाइए तो Cl जुड़ जाएगा। 1 2 3 ट्राई क्लोरो प्रोपेन क्या बन जाएगा, 1 2 3 ट्राई क्लोरो प्रोपेन। यहाँ से OH जो बाहर निकलता है वो इस फॉर्म में निकलता है, यहाँ से एक Cl और एक H,
HCl के रूप में बाहर निकलेंगे तो 3H हैं और 3Cl के साथ जुड़ेंगे तो 3HCl बाहर निकलेंगे। और फिर उसके पश्चात यहाँ पर P बचेगा और O बचेगा और 3Cl बचेंगे तो POCl3 फास्फोनिल क्लोराइड बाहर निकल जाएगा। PCl5 के साथ एल्कोहल की अगर अभिक्रिया करवाते हैं तो हमें एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है और उसके साथ HCl और POCl3 प्राप्त हो जाएगा। PCl5 के साथ करवाइए तो तीनों के साथ Cl जुड़ गया, 1 2 3 ट्राईक्लोरोप्रोपेन प्राप्त हो गया, 1 2 3 ट्राईक्लोरोप्रोपेन प्राप्त हो गया। तो इस तरीके से हमने हाइड्रोजन हैलाइड के अंदर तो HCl और HI ले लिया और फास्फोरस हैलाइड के अंदर PCl5 की अभिक्रिया करवा दी। इस प्रकार हमारी 2 रिएक्शन कंप्लीट हो जाती हैं। उसके बाद में तीसरी रिएक्शन आती है नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया। नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नाइट्रिक अम्ल HNO3 होता है। हम किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे? HNO3 के साथ रिएक्शन करवाएंगे। क्या लेंगे? ग्लिसरॉल CH2OH CHOH और CH2OH ये ले लिया। और इसके साथ HNO3 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि एक H इधर लेकर आए, एक ऑक्सीजन इधर ले आए, तो यहाँ क्या बचेगा? NO2 बचेगा। तो HONO2 कितने लेने पड़ेंगे? 3। कितने लेने पड़ेंगे? 3, क्योंकि 3 OH निकालने में तो यहाँ से H और यहाँ से OH 3H2O के रूप में बाहर निकल जाएगा और तीनों के साथ CH2ONO2 जुड़ जाएगा या ट्राई नाइट्रो ग्रुप जुड़ जाएगा और इसका नाम हो जाएगा नाइट्रोग्लिसरीन। इसे नाइट्रोग्लिसरीन भी कह सकते हैं क्योंकि ग्लिसरॉल से हमने रिएक्शन करवाई है। इस रिएक्शन को किससे करवाई है? ग्लिसरॉल से अभिक्रिया करवाई है और ग्लिसरॉल की नाइट्रिक एसिड के साथ अभिक्रिया करवाई है तो 3 नाइट्रो ग्रुप जुड़ गए। इसलिए इस अभिक्रिया के अंदर जो प्रोडक्ट बनता है उसको नाइट्रोग्लिसरीन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? नाइट्रोग्लिसरीन कह सकते हैं। इसके साथ 3 अभिक्रियाएं कंप्लीट होती हैं। चौथी रिएक्शन आती है मोनो कार्बोक्सिलिक अम्लों के साथ अभिक्रिया। मोनो कार्बोक्सिलिक अम्लों के साथ अभिक्रिया। मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल जो होता है वो CH3COOH होता है। एसिटिक एसिड भी बोलते हैं इसको। इसकी रिएक्शन करवाएंगे हम तो CH2OH ग्लिसरॉल लेंगे, CHOH और CH2OH ले लिया और इसकी एसिटिक एसिड के साथ अभिक्रिया करवाएंगे और एसिटिक एसिड के साथ अभिक्रिया करवाने पर ये OH और ये H बाहर निकल जाएगा तो CH2O COCH3 ग्लिसरॉल मोनोएसीटेट प्राप्त हो जाएगा। एक मॉलिक्यूल के साथ करवाएंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा? ग्लिसरॉल मोनोएसीटेट। ग्लिसरॉल मोनोएसीटेट प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। फिर उसके पश्चात एसिटिक एसिड के सेकेंड मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करवाएं। यहाँ से OH और यहाँ से H, यहाँ से भी H2O बाहर निकले और यहाँ फिर H2O बाहर निकलेगा और इसके साथ ही
दूसरा एसीटेट का मॉलिक्यूल जुड़ जाएगा OCOCH3 और CH2OH, इसको बोलेंगे डाई एसीटेट, ग्लिसरॉल डाई एसीटेट, ग्लिसरॉल डाई एसीटेट। फिर उसके पश्चात फिर एक एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूल लेंगे CH3COOH लेकर के, और यहाँ से H2O का मॉलिक्यूल फिर बाहर निकालेंगे और यहाँ पे CH2OCOCH3 और यहाँ CHOCOCH3 और CH2OCOCH3 और ये हो जाएगा ग्लिसरॉल ट्राईएसीटेट। क्या हो जाएगा? ग्लिसरॉल ट्राईएसीटेट। तो मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के साथ अभिक्रिया करवाते हैं। तो मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के अंदर हम अभिक्रिया करवाते हैं एसिटिक एसिड की, और एसिटिक एसिड की रिएक्शन ग्लिसरॉल के एक मॉलिक्यूल के साथ करवाई जाती है, तो ग्लिसरॉल मोनोएसीटेट प्राप्त होता है। और फिर दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कराएंगे तो ग्लिसरॉल डाईएसीटेट प्राप्त हो जाएगा, और तीसरे मॉलिक्यूल के साथ करवाएंगे तो ग्लिसरॉल ट्राईएसीटेट प्राप्त हो जाएगा। तो इसके साथ ही हमारी 4 रिएक्शन कंप्लीट हो जाती हैं। सोडियम के साथ अभिक्रिया, हाइड्रोजन हैलाइड या फास्फोरस हैलाइडों के साथ अभिक्रिया, नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया और मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के साथ अभिक्रिया। मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के अंदर क्या हो गया? एक COOH ग्रुप जो होता है ना, इसलिए उसको मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल बोला जाता है। इसीलिए मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल बोला जाता है। इसीलिए एसिटिक एसिड के साथ जो रिएक्शन करवाते हैं उस रिएक्शन को बोला जाता है मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के साथ अभिक्रिया। तो इसके साथ ही आज की हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।